नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 10वीं सोशल साइंस विषय में इतिहास विषय का प्रथम अध्याय फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। द नेम ऑफ चैप्टर राइज द नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। वी नो यूरोप इज ए कंटिनेंट। हम जानते हैं कि यूरोप एक महाद्वीप है और यूरोप के विभिन्न देश डिफरेंट कंट्रीज लाइक फ्रेंच, फ्रांस, जर्मनी, इटली, रसिया एंड अदर बहुत सारे देश हैं। तो हम देखेंगे कि यूरोप में या यूरोपीय देशों में राष्ट्रवादी गतिविधियों का शुभारंभ कहाँ से हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ। फर्स्ट वी विल नो अबाउट व्हाट इज मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म। हम सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है, हम किन विचारधाराओं को राष्ट्रवादी विचारधारा कहते हैं। तो ऐसी विचारधाराएं, ऐसी आइडियाज जो राष्ट्र को, पूरे नेशन को एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ ले जाती हो, सकारात्मक दिशा की तरफ ले जाती हो, उसमें राष्ट्र को या राष्ट्र के लोगों को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना हो, ऐसी विचारधाराओं को, ऐसी गतिविधियों को हम राष्ट्रवादी गतिविधियां कहते हैं। तो स्पष्ट हो रहा है कि राष्ट्रवाद के उदय के पहले यूरोप में जो गतिविधियां चल रही थी वो कहीं न कहीं उन विचारधाराओं से भरी हुई थी जिससे राष्ट्र के लोगों को बेनिफिट नहीं मिल रहा था, उनको कहीं न कहीं लॉस हो रहा था, उनके राइट्स कहीं न कहीं डिवाइड किए जा रहे थे, कहीं न कहीं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। तो ऐसी विचारधाराओं को डिक्लाइन करके वहां के लोगों ने नेशनलिज्म की भावना को राइज किया, उदय किया, जागृत किया, लोगों में राष्ट्रवादी भावनाओं का प्रसार किया। तो उन सारी परिस्थितियों को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फ्रेडरिक सारियो की फ्रेंच आर्टिस्ट prepared a series of 4 prints फ्रेडरिक सारियो एक फ्रांसीसी कलाकार थे। चार तस्वीरों की एक श्रृंखला बनाई और वो चार तस्वीर थे कौन कौन से। तो जब आप इस चैप्टर को खोलेंगे बुक में, एनसीईआरटी बुक में इस चैप्टर को खोलेंगे तो इस चैप्टर के पहले पेज में ही, फर्स्ट पेज में ही एक तस्वीर आप देखेंगे। फर्स्ट तस्वीर से बहुत कुछ साफ हो जाता है कि वहां के लोगों ने किस प्रकार के परिवर्तन अपने अपने देशों में किया, जो आगे चलकर राष्ट्रवाद का प्रमुख हिस्सा बना, राष्ट्रवाद के उदय का प्रमुख कारण बना। आगे हमें जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर राष्ट्रवाद के उदय का प्रमुख कारण क्या था, किन कारणों से लोगों ने इतना बड़ा संघर्ष किया और ये कौन सी विचारधाराएं थी जो
राष्ट्रवाद के उदय के पहले से वहां पर विद्यमान थी या उपस्थित थी। तो उसमें एक नाम आता है एब्सोल्यूटिज्म, इसको हम बोलते हैं सामंतवाद या एब्सोल्यूटिज्म। ये सामंतवादी व्यवस्था होती क्या है, हम थोड़ा सा इसका परिचय जानेंगे। एब्सोल्यूटिज्म इज कॉल्ड फ्यूडलिज्म आल्सो। एब्सोल्यूटिज्म को हम फ्यूडलिज्म के नाम से भी जानते हैं। जो जमीन या लैंड से जुड़ी हुई एक व्यवस्था होती है, अर्थात उस लैंड का एक ऑनर होता है, पूरी लैंड उसी के कब्जे में होती है, उसी के अंडर में होती है, और उस पर रहने वाले लोग वही काम करते हैं जो उस लैंड ऑनर के द्वारा कहा जाता है। अर्थात लैंड ऑनर वहां पर रहने वाले लोगों के साथ मनमानी करता है और उन्हें वही काम करना पड़ता है जो उस लैंड ऑनर की इच्छा होती है या उसका आदेश होता है। इस प्रकार की व्यवस्था से पूरे यूरोप में जो पावर था, शक्तियां थी, वो किसी न किसी एक ग्रुप के हाथ में जाकर के स्थित हो गई और वहां के पॉपुलेशन का एक बिग पार्ट ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल्ड बाय एब्सोल्यूट, एक बिग पार्ट ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल्ड बाय दिस सिस्टम। इस सिस्टम के द्वारा, सामंतवादी व्यवस्था के द्वारा वहां की जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा नियंत्रित होता था, ऑपरेट होता था। तो यही कारण था जिसकी वजह से यूरोप में राष्ट्रवादी भावनाओं को एक नया स्थान मिला और लोगों ने राष्ट्रवादी भावनाओं के विकास पर जोर दिया। इसका डेफिनेशन हम समझ लेते हैं। एब्सोल्यूटिस्ट, a type of system or government, a type of system or government of rule that has no restraint on the power exercised। निरंकुशवाद, शासन व्यवस्था का एक प्रकार जिनकी शक्तियों पर किसी का नियंत्रण
न हो। ये जो वाद है, ये जो सिस्टम है, वो एक प्रकार का गवर्नमेंट है, एक प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था है, लेकिन इसमें इनके पास अनलिमिटेड पावर होता है और उस पावर को वो जहाँ जैसे चाहे जिस स्थिति में चाहे वो यूज कर सकते हैं। कोई उनको नियंत्रित नहीं कर सकता, कोई उनके ऊपर किसी प्रकार का रोक नहीं लगा सकता, कोई उनके अगेंस्ट बोल नहीं सकता कि यू आर रॉन्ग, आप गलत कर रहे हो। तो इस प्रकार की व्यवस्था को निरंकुशवाद कहा गया, एब्सोल्यूटिज्म। यही मुख्य कारण था जिसकी वजह से वहाँ की जो जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा था वो परेशान हो चुका था। फाइनली दे डिसाइडेड टू स्ट्रगल एंड गॉट फ्रीडम। उन्होंने संघर्ष किया, बड़ा संघर्ष किया, और संघर्ष करने के बाद फाइनली उनको इस व्यवस्था से आजादी मिली। अब आगे हम ये पढ़ेंगे कि वहां के लोगों ने किन किन गतिविधियों का सहारा लिया, विच स्टेप, विच एक्टिविटी एडॉप्टेड बाय यूरोपियन पीपल फॉर गेटिंग आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म। उन्होंने किन किन गतिविधियों का सहारा लिया, क्या क्या तरीके अपनाए, और उन तरीकों के माध्यम से वहां पर राष्ट्रवाद का उदय हुआ। उन सारी गतिविधियों को, उन सारे तरीकों को, उन सारे स्टेप को हम नेक्स्ट सेंटेंस में हम जानेंगे, पढ़ेंगे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड आइडिया ऑफ नेशन। फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र के विचार। तो हमने पहले ही ये डिस्कस किया था कि यूरोपीय, ये कंटिनेंट यूरोप महाद्वीप है, और ये जो राष्ट्रवादी गतिविधियां शुरू हुई वो किसी न किसी देश से शुरू हुई होंगी। तो अब हम देख रहे हैं कि जो राष्ट्रवादी गतिविधियां शुरू हो रही हैं वो सबसे पहले फ्रांस से शुरू हो रही है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन we have read in the previous class, पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि फ्रांसीसी क्रांति 14 जुलाई 1789 को हुई थी। तो फ्रांसीसी क्रांति क्यों हुई थी, इसके कारण भी हमें अच्छी तरीके से पता है। ड्यू टू फूड क्राइसिस, ड्यू टू एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड डिफरेंट अदर रीजन, विभिन्न कारण उसके लिए उत्तरदायी थे। इसके वजह से फ्रांस में एक बहुत बड़ा संघर्ष हुआ, एक बहुत बड़ी क्रांति शुरू की गई, और उस क्रांति का परिणाम यह हुआ कि वहां पर ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट को डिक्लाइन करके डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सेटअप किया गया, और वहां के लोगों को एब्सोल्यूटिज्म से बहुत बड़ी आजादी मिली। तो अब हम देखेंगे, क्योंकि स्पेसिफिक अब हम फ्रांस के लोगों के बारे में पढ़ेंगे कि फ्रांस के लोगों ने
वहाँ पर जो फ्रांसीसी क्रांति फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, तो फ्रांस के लोगों ने कौन कौन सी गतिविधियों को, कौन कौन से स्टेप को उन्होंने अडॉप्ट किया और उन्होंने सफलता पाई। Some steps taken by French revolutionaries are making collective identity in century one. फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने फ्रांस के लोगों में राष्ट्रवादी भावनाओं को विकसित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए। अर्थात विभिन्न गतिविधियों, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज एडॉप्टेड, विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को उन्होंने अपनाया ताकि वहाँ के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना को या सामूहिक पहचान की भावना को विकसित किया जा सके। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने फ्रांस के लोगों में सामूहिक पहचान व राष्ट्रवादी भावनाओं को विकसित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए। अब हम देखेंगे कि वो कौन कौन से कदम उठाए। फर्स्ट, the ideas of La Patrie
एंड लेजिस्लेटिव। पितृभूमि एवं नागरिक पितृभूमि एवं नागरिक के विचार। इसका मतलब क्या होगा, एक दो पार्ट और लिखने के बाद हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये जो वर्ड है इसका क्या मीनिंग होगा। व्हाट इज मीनिंग ऑफ लाबर्ट्रियन ले सिटोयन। नेक्स्ट, न्यू फ्रेंच ट्रायंगुलर फ्लैग। नया फ्रांसीसी तिरंगा झंडा अपनाया गया। नेक्स्ट, the election of state general the election of state general held by a group of active people and renamed National Assembly। स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय लोगों के एक समूह द्वारा आयोजित किया गया तथा उसका नाम बदलकर राष्ट्रीय सभा किया गया।
एक बार फिर से हम इसको डिस्कस करते हैं। तो some step taken by French revolutionaries. This step first, the ideas of La Patrie and Le Citoyen, पितृभूमि एवं नागरिक के विचार, ये दोनों नए शब्द थे वहां के लिए। पितृभूमि, पित मीन्स फादर, भूमि लैंड, द लैंड ऑफ फादर, वह जमीन, वह भूमि जो पिता की हो। इट वॉज कॉल्ड ला पैट्री। एंड ले सिटोयन मीन्स सिटीजन ऑफ नेशन, सिटीजन ऑफ कंट्री, उस देश के नागरिक। तो ये दोनों नए शब्द फ्रांस के इतिहास में आए, जिसका मतलब था कि वो जो जमीन है, जो भूमि है, वो हमारे पूर्वजों की है और हम उस देश के नागरिक हैं। ऐसी विचारधाराएं जब वहां के लोगों के मन में उत्पन्न हुई, देन दे डिसाइडेड ए रूट ऑफ स्ट्रगल, तब उन्होंने स्ट्रगल करने का, संघर्ष करने का रास्ता अपनाया और विभिन्न प्रकार की रिवोल्यूशनरीज एक्टिविटीज को ऑपरेट किया एंड गॉट फ्रीडम, और आजादी को उन्होंने प्राप्त किया। सेकेंड, न्यू फ्रेंच ट्राइकलर फ्लैग वाज अडॉप्टेड। वी नो अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल फ्लैग। हम जानते हैं कि राष्ट्रीय झंडे का हमारे राष्ट्र में या किसी भी राष्ट्र में क्या महत्व होता है। तो एक सिंबल के रूप में फ्रांस में 3 रंगों वाला एक झंडा वहां पर अडॉप्ट किया गया। नेक्स्ट, द इलेक्शन ऑफ स्टेट जनरल हेल्ड बाय ए ग्रुप ऑफ एक्टिव पीपल एंड रीनेम नेशनल असेंबली। पहले वहां की जो मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूट थी उसका नाम था स्टेट जनरल। स्टेट जनरल, हम वहां के समाज के बारे में पढ़े हैं कि वहां के समाज 3 भागों में बटा हुआ था और वहां पर सभी को वोट करने का पावर राइट नहीं था। वहां पर वहां का हर नागरिक वोट नहीं कर सकता था। लेकिन बाद में जब उन्होंने राष्ट्रवादी गतिविधियों को फैलाना शुरू किया, उस दौरान उनकी गतिविधि का एक हिस्सा ये था कि जो वहां पर इलेक्शन पावरफुल लोगों के द्वारा ही कंडक्ट होते थे, उसको वहां के लोगों ने अपने हाथों में ले लिया। अर्थात जो वहां का एक ग्रुप जो एक्टिव था, उसने वहां पर स्टेट जनरल का इलेक्शन करवाना शुरू किया और उसका नाम ही बदल करके नेशनल असेंबली कर दिया गया, राष्ट्रीय सभा। अब आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, फ्रेंच लैंग्वेज became common language of the nation and divided regional language.
फ्रांसीसी भाषा को संपूर्ण राष्ट्र की भाषा बनाया गया और क्षेत्रीय भाषाओं को नजरअंदाज किया गया। It formulated laws for all citizens. समस्त नागरिकों के लिए एक समान नियमों का निर्माण, अर्थात वहां के समस्त नागरिकों के लिए जो कानून या नियम थे वो सभी के लिए एक समान बनाए गए। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड measure was adopted. माप व वजन के लिए एक समान प्रणाली बनाई गई। ये कुछ और कदम थे जो वहाँ के क्रांतिकारियों के द्वारा वहाँ के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना या सामूहिक पहचान की भावना को विकसित करने के लिए उन्होंने उठाया। नेक्स्ट, people taken oaths and praised लोगों ने प्रतिज्ञाएं ली और शहीदों का बलिदान किया। Decentralized administrative
पुट प्लेस। केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था लागू किया गया। पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ नेपोलियनिक कोड। आगे देखते हैं। पीपल टेकन ओथ्स एंड प्रेज टू मार्टियर्स। लोगों ने प्रतिज्ञाएं दी और शहीदों का गुणगान किया। लोगों ने किस बात की प्रतिज्ञाएं दी? अर्थात उन्होंने प्रतिज्ञाएं दी होंगी कि हम वी विल नॉट बियर करप्ट गवर्नमेंट। हम ऐसी शासन व्यवस्था को कभी स्वीकार नहीं करेंगे, कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे जो करप्ट है, जो भ्रष्ट है, जो लोगों के हित को ध्यान नहीं देती है। वी विल स्ट्रगल अगेंस्ट करप्ट गवर्नमेंट। हम इस प्रकार की शासन व्यवस्था के खिलाफ हमेशा संघर्ष करेंगे। इस प्रकार की प्रतिज्ञाएं उन्होंने दी होंगी और उन्होंने उन लोगों का गुणगान किया जिन्होंने देश के लिए, फ्रीडम के लिए खुद को सेक्रीफाई कर दिया, जिन्होंने अपने आप को बलिदान कर दिया। ऐसे लोगों का गुणगान भी किया गया। नेक्स्ट, ए सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज इम्पोज्ड। वहाँ पर जो प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई उसके अनेक केंद्र न होकर के, डिफरेंट सेंटर न होकर के एक ही सेंटर था और एक ही सेंटर से सभी प्रकार की गतिविधियां संपन्न होती थी। इस प्रकार की व्यवस्था को, इस प्रकार के सिस्टम को वहाँ पर लागू किया गया। पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ नेपोलियन कोड। नेपोलियनिक कोड। नेपोलियन वाज एम्परर ऑफ फ्रांस आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रांसीसी क्रांति के कुछ वर्षों बाद नेपोलियन वहां के सम्राट बने थे। ही वाज एम्परर एंड ऑपरेटेड autocratic government. He was not a leader, not democratic leader, but his policies were democratic. इनकी जो विचारधाराएं थी वो सकारात्मक थी और प्रजातांत्रिक विचारों से परिपूर्ण थी। इसलिए इन्होंने ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट के अधीन रहते हुए इन्होंने जो व्यवस्थाएं, जो सिस्टम लागू किया वो भी फ्रांस में राष्ट्रवादी गतिविधियों को विकसित करने का एक महत्वपूर्ण जरिया बनी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में
ये पढ़ने की कोशिश करेंगे कि नेपोलियन ने किन किन नियमों को लागू किया था, या नेपोलियन कोड में ऐसी कौन कौन सी बातें सम्मिलित थी जो फ्रांस में एक बदलाव का मुख्य जरिया बनी। वो हम नेक्स्ट वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।